Hello, good morning, India. यूपी पुलिस गणित शाम। Hello, good morning, India. डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं ग्रुप डी एंड एएलपी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। और आज का हमारा टॉपिक होगा सैटेलाइट, जिसे हिंदी में उपग्रह और फ्रिक्शन। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। उससे पहले सभी के लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। आपको वेट दे रखा है अर्थ का, मतलब आपका अर्थ पे वेट, पृथ्वी पे आपका भार क्या है, आपको मून पे निकालना है। चंद्रमा पे भार कितना होगा, वेट ऑन मून। सेकंड क्वेश्चन में आपको अर्थ पे मास, द्रव्यमान बता रखा है, पृथ्वी पे कितना है, आपको बताना है भार कितना होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं आरआरबी में। सभी को गुड मॉर्निंग। अगर किसी को इमेज या पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है तो वो रिफ्रेश कर लें। दूसरी बात, किसी को क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो वो पिक्सल बढ़ा ले, सेटिंग्स में जाकर पिक्सल्स चेंज कर ले दोस्तों। शाबाश, जिंदाबाद, वेरी गुड। सही से आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। डाउट क्लास भी रखेंगे बेटा किसी दिन, आप फिक्र मत करो। ये मोशन वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में खूब सारे न्यूमेरिकल अच्छे से करके निकलेंगे, क्योंकि ये बेस है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं, शाबाश। तो चलिए मैं बता देता हूं बच्चा लोग। आप जानते हो कि जो वेट होता है वो क्या होता है, mg। कितना होता है, mg, मास इनटू ग्रेविटेशन। तो अर्थ पे जो mg है वो कितना दे रखा है, 360। और आपको पता है, कल मैंने बताया था कि मून पे या चांद पे जो ग्रेविटेशन होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से कितना कम होता है, 6 टाइम कम होता है, 6 गुना कम होता है। जबकि मास तो दोनों पे बराबर होगा। जितना द्रव्यमान आपका धरती पे है उतना द्रव्यमान आपका चंद्रमा पे भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। द्रव्यमान क्या है, हमारे अंदर का पदार्थ, हमारे अंदर का मैटर। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। कल मैंने बताया था, क्योंकि जो चंद्रमा पे ग्रेविटेशन या चंद्रमा पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, वो 6 गुना कम होता है। जैसे आपने 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 60 न्यूटन। तो अगर किसी इंसान का धरती पे वजन इतना है तो चांद पे 6 गुना कम हो जाता है, तो कितना रह गया, 360 न्यूटन। अगर किसी का 60 था तो वो कितना रह जाता, 10 न्यूटन। तो हमेशा 6 से डिवाइड कर देना। सेकंड चीज, आपको अर्थ पे मास बता रखा है, धरती पे द्रव्यमान कितना है, 10 किलो। आपको वेट निकालना है, कहां पे, अर्थ पे निकालना है, धरती पे ही। साधारण सी बात है, अभी आपको बताया कि वेट इक्वल टू m इंटू जी। m फॉर मास, g फॉर गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो मास कितना दे रखा है आपको, 10 किलो। बिल्कुल सही। अब कहेंगे सर ये g की वैल्यू क्या होती है, तो मैं कल आपको बताया था g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप 9.8 की गुणा कर दो तो आपके पास क्या जाएगा, 98.0, या सिर्फ कहें 98 न्यूटन। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है इन दोनों में से। वेरी गुड।
अच्छा, कल के आंसर बता दें सर? कल के क्वेश्चन एक बार लग सकते हैं जो 10 क्वेश्चन दिए थे हमने शुरुआत में? तो अभी देखते हैं बेटा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। जिनका फर्स्ट डे है सभी को वेलकम दोस्तों। बेटा 1 मिलियन के जो विनर्स हैं उनके नेम कम्युनिटी पे जाके अनाउंस कर दिए गए, तो आपको बेहतर रहेगा कि आप कम्युनिटी पे जाइए एक बार। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं और उपग्रह की बात करते हैं, सैटेलाइट की। बेटा मैं क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा उनके, कल वालों के, परेशान मत हो, अभी बता दूंगा, एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करा दूं। उपग्रह देखो, जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट, या हिंदी में इसे पिंड कह सकते हैं, किसी बड़ी वस्तु या किसी बड़ी पिंड की परिक्रमा करता है, रिवॉल्यूशन करता है, या सिंपल भाषा में कहें कि जब कोई वस्तु किसी प्लैनेट या ग्रह की परिक्रमा करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी अर्थ। इसका रिवॉल्यूशन कौन करता है? इसकी परिक्रमा कौन करता है? इसकी परिक्रमा मून करता है, चांद करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सैटेलाइट। इसको हिंदी में क्या कह देंगे? उपग्रह। समझो, किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाली हेवनली बॉडीज या ऐसी आकाशीय पिंड, आकाश में पाई जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं मुख्य, समझिएगा इस चीज को पहले। एक तो नेचुरल, जिन्हें आप प्राकृतिक कह सकते हैं कि जो पहले से ही मौजूद है, जिनमें चांद आ जाता है, टाइटन नाम का आ जाता है, जुपिटर वगैरह के, बहुत सारों के, मार्स के, कई सारे जितने भी ग्रह होते हैं, बहुत सारे ग्रहों के क्या होते हैं? अपने अपने चांद होते हैं या अपने अपने सैटेलाइट होते हैं, प्राकृतिक, मून। सेकंड क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जिन्हें इंसान ने बनाया है मौसम की भविष्यवाणी के लिए, या अभी आप YouTube से चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो सारा सिस्टम ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ये भी किसके थ्रू होती है? ज्यादातर सैटेलाइट्स के थ्रू होती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने सुना होगा, इनसैट, ये सब जो होते हैं, आर्यभट्ट, ये कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिन्हें इंसान ने बनाया है, नेचुरल, जो पहले से ही मौजूद थे। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ये भी मुख्य 2 तरह के होते हैं, समझिएगा इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो पॉइंट है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी या भू स्थाई, या इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, और हिंदी में कहते हैं भू स्थाई उपग्रह। और दूसरे वाला नाम है वो होता है पोलर सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, जिसे हम ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं वो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, मुख्य 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। कृत्रिम वाले जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, और इनको 2 तरह से बांटा कैसे गया है वो अभी आगे आप ध्यान से देखिएगा। देखो, इसे किसी खास ऊंचाई पर फिक्स कर दिया जाता है। इट इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन हाइट, किसी खास ऊंचाई पर फिक्स, जियोसिंक्रोनस। दूसरी बात, इसका जो रोटेशन पीरियड होता है कि एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, वो जियो स्टेशनरी का मतलब ही है कि जितना टाइम में पृथ्वी चक्कर लगाती है, एक दिन में पृथ्वी जो अर्थ होती है वो कितने घंटे में रोटेट करती है? 24 घंटे में। तो इसका भी जो रोटेशनल पीरियड होता है वो कितने घंटे का हो जाता है? 24 घंटे का। इसका जो घूर्णन समय है कि एक चक्कर लगाने में, एक पूरा पृथ्वी का चारों तरफ, ये कितना समय लेता है? 24 घंटे या 24 आवर। इसकी जो ऊंचाई होती है एवरेज, वो 36,000 किलोमीटर ऊपर फिक्स होता है। और वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरह गति करता है। जिस तरह से पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व,
उसी तरह जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी या भू स्थायी उपग्रह गति करता है। और जो आप टीवी सिग्नल जो आपके घर तक आते हैं ना, जो डिश लगी होती है, टीवी सिग्नल हुए या कोई भी और कम्युनिकेशन प्रोग्राम हुआ या कोई भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जो होती है, वो किनसे होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मत सोचो। ये अर्थ है, मान लो इसको यहां पे फिक्स कर दिया गया कहीं पे, ठीक है? तो अब क्या होगा, जितनी देर में अर्थ घूमेगी उतनी देर में ये भी एक चक्कर लगाएगा अर्थ का। तो इसीलिए ये हमेशा एक खास स्थान पर ही देखे जाते हैं। अगर ये यहां पर ए पॉइंट पे देखे गए तो एक चक्कर कितनी देर में अर्थ लगा रही है? 24 घंटे में। इनको भी कितना समय लग रहा है? 24 घंटे। तो ये दोबारा भी अगर आप देखोगे तो आपको उसी स्थान पर मिलेंगे। अगर मान लो इनके चक्कर लगाने में और धरती के चक्कर लगाने में क्या होता? अंतर होता। अगर दोनों के चक्कर लगाने में, दोनों के रोटेशनल पीरियड में अंतर होता तो क्या होता? कभी ये यहां पर दिखाई देता, कभी यहां पर दिखाई देता, कभी किसी और पॉइंट पे दिखाई देता। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? भूस्थायी, एक जगह फिक्स कर दिया गया। ऊंचाई काफी होती है और वेस्ट टू ईस्ट गति करते हैं। कभी कभी ये शॉर्ट टर्म मौसम का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये इनका जो रोटेशनल पीरियड होता है वो धरती के रोटेशनल पीरियड के अलग होता है। ये लगभग इनकी जो ऊंचाई होती है वो 800 किलोमीटर होती है और टाइम वगैरह जो लेते हैं वो एवरेज 84 मिनट लेते हैं। ये मतलब धरती के काफी पास रहते हैं। जो हमारी पृथ्वी की परिधि है उसके काफी पास रोटेट करते हैं। और इनका जो रोटेशनल होता है वो उत्तर से दक्षिण। पोलर का मतलब ही क्या है? नॉर्थ पोल, ऐसे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। और लॉन्ग टर्म वेदर के लिए अगर कोई मौसम वगैरह की जो भविष्यवाणी होती है, लॉन्ग टर्म वेदर, मौसम भविष्यवाणी के लिए। बताइए इन दोनों में कोई डाउट? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सा सैटेलाइट ऐसा है जो जितनी देर में पृथ्वी परिक्रमा करती है या पृथ्वी कितनी देर में रिवॉल्यूशन करती है उतनी देर उसको लगती है, तो जियो स्टेशनरी एक साथ हमेशा एक जगह कौन सा रहता है? जियो स्टेशनरी। वेस्ट टू ईस्ट कौन सा रोटेट करता है? जियो स्टेशनरी। इसकी एवरेज ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, इसका एवरेज समय भी पूछा जा सकता है। और पोलर सैटेलाइट नॉर्मली पास रहते हैं, उत्तर से दक्षिण गति करते हैं। अगर कोई चीज, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर कोई सैटेलाइट पास में तो उसको रोटेट करने में कम समय लगेगा, कोई दूर है तो उसको घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब डाल दीजिए आगे, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक कर दो तुरंत, बिना कहे ये सब चीज कर दिया करो आप लोग। फिर आपको आज एक कविता भी सुनाऊंगा होली की, बहुत जबरदस्त, बने रहिएगा। तो देखो, जब भी किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में, मानो ये हमारी धरती है, यहां से हमने किसी सैटेलाइट को छोड़ा तो हम उसको पृथ्वी के चारों तरफ किसी खास रास्ते में उसको डालना चाहते हैं। तो ये जो रास्ता होता है, जो ये उपग्रह या ग्रह किसी बड़े पिंड के चारों तरफ तय करते हैं, उसको ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट या कक्षा। कि ऑर्बिट में उसको डाल रहे हैं या ऑर्बिट में फिक्स कर रहे हैं या किसी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में फिक्स करोगे तो आपको एक तो चीज पता लगानी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए उसे वहां पे रुकने के लिए। स्थितिज ऊर्जा, समझ रहे हो ना? स्थितिज ऊर्जा, भाई कोई भी चीज, आगे पढ़ाऊंगा ऊर्जा में, जब कोई चीज किसी हाइट पर होती है, ये धरती है, यहां पर सैटेलाइट है, तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ हाइट है, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए या सैटेलाइट को रुकने के लिए, तभी तो हम अच्छे से उसको ऑर्बिट में डाल पाएंगे। दूसरी बात, हमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का पता लगाना होगा कि अगर कोई उपग्रह, कोई सैटेलाइट
अपनी कक्षा अपने ऑर्बिट में चल रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी की कितनी जरूरत होगी, और इन दोनों को मिला के ही बोला जाता है सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, कि भाई कितनी उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, या जब वो सैटेलाइट गति कर रहा होता है, ऑर्बिट में होता है, तो उसको उस समय कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है या उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो इसका फॉर्मूला है G मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 वाला जो था, M ऑफ सैटेलाइट, M मतलब ms का मतलब है द्रव्यमान सैटेलाइट का, बड़े वाले M का मतलब है किसी भी अर्थ, या अगर अर्थ की बात करें, धरती की बात कर रहे हैं तो धरती का मास, अगर किसी और ग्रह के लिए निकालेंगे तो उसका मास, डिवाइडेड बाय 2r। r का मतलब है ऑर्बिटल रेडियस, कक्षीय त्रिज्या कि कितनी दूरी पे आपने उसको स्थापित किया है। ऑर्बिटल रेडियस क्या मैंने बताया कि किसी भी ऑर्बिट को, मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास बाल्टी भरी पानी है, आपने एक बाल्टी पानी की भरी हुई है, आपने उसको हाथ में ले रखा है। अब जमीन से कुछ उठाने में आपको यहां पे रोकना है, बाल्टी को आपने उठाया और आपको यहां पे रोकना है, तो आपको पता करना होगा कि रोकने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है। अब कोई कहे लेकर चलना भी है आपको, तब भी तो आपको कुछ अंदाजा होगा काइनेटिक एनर्जी की, कितना लेके चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा। इसी तरह अगर आपको किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना होता है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सैटेलाइट किसी हाइट पर, ऊंचाई पर होता है, और ऊंचाई पर क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई पे होने के साथ साथ वो क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, तो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों को मिला के क्या बन गई, बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग बंधन ऊर्जा। किसके बराबर होती है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, थी नहीं थी। ms सैटेलाइट का द्रव्यमान, me जिस ग्रह के चारों ओर उसको रहना है, अगर पृथ्वी की, अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास, डिवाइडेड बाय 2r कि पृथ्वी के उससे कितनी दूर है, 36,000 किलोमीटर दूर है या 800 किलोमीटर दूर है, ये क्या हो जाएगा, r। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। एक बार समझ लोगे तो आप आगे की चीजों को कर पाओगे। आगे अभी 2-3 चीजें और देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी वगैरह, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब यहां तक समझ में आया, अब डाल दीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या डाल दीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे कहते हैं कक्षीय वेग। समझिएगा, अभी मैंने बताया ऑर्बिट क्या होता है कि जो रास्ता या जो पाथ किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह फॉलो करता है। मानो उपग्रह ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑर्बिट। अगर ये ऑर्बिट में घूम रहा है दोस्तों, तो इसका कोई ना कोई वेग भी तो होगा, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी तो होगी, इसीलिए हम इस वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे अगर हम सीधी दिशा में चलते हैं, जैसे अभी मैं चल रहा हूं आपके सामने ऐसे, तो मेरा कुछ वेग है। इसी तरह अगर कोई ग्रह गोल गोल किसी के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका जो होता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां से 2-3 चीजें ले लो। छोटे m का मतलब है सैटेलाइट, उपग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान, लिख लो इन चीजों को। मास ऑफ सैटेलाइट। बेटा एक चीज आप सब लोग मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई कहे समझ में नहीं आ रहा तो मैं सबके मतलब का पढ़ा रहा हूं। किसी ने कभी अगर साइंस नहीं भी पढ़ी है तो उसके लिए भी ये फायदे की चीजें हैं। अगर इससे भागोगे, क्वेश्चन पे आओगे, कुछ नहीं होगा। 30 नंबर की है, ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस में आया कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्या हुआ, उपग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ सैटेलाइट। दूसरी बात, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, कक्षीय वेग। v0 का मतलब क्या है, कक्षीय वेग। 2-3 चीजें यहां से समझ में आएंगी। और जो त्रिज्या है जिसमें घूम रहा है वो r, ये हो जाएगा ऑर्बिट। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब कोई चीज घूम रही होती है, समझिएगा मेरी बात,
तो एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, समझिएगा। और उसको मैनेज करने के लिए अंदर की तरफ तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, और बाहर की तरफ उसको मैनेज करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। समझिएगा, अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, और बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो क्या हुआ कि एक तो हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, और एक क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू आपने कल पढ़ी थी, G(m)(m)/r²। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो नियम था, G(m)(m)/r²। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये होता है mv0²/r। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहां पे एक आर है, यहां पे दो है, एक कट गया, समझ रहे, ये मास ऑफ सैटेलाइट यहां भी कट गया, यहां भी कट गया। अब देखो ध्यान से, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब आपको, समझिएगा। देखो यहां पे मास ऑफ सैटेलाइट था, यहां भी मास ऑफ सैटेलाइट है, क्योंकि घूम कौन सा रहा है, सैटेलाइट उपग्रह, और इसको अपनी तरफ खींच कौन रही है, अर्थ। तो देखो सैटेलाइट के मास से सैटेलाइट का मास कट गया, आर एक था, यहां पे दो थे, दो कट गया तो क्या बचा, एक बचा। तो यहां पे सिर्फ क्या हो गई, v0² G(m)(e) कर लेते हैं इसे, समझ में आ जाएगा, धरती का वजन डिवाइडेड बटे r। यहां तो कोई दिक्कत देख लो अच्छे से। और अगर इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो इस तरफ क्या लग जाएगा, G(m)(e)/r, G(m)(e)/r। और ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ अर्थ कह सकते हो। एक चीज समझिएगा, ये तो सेंटर ऑफ अर्थ है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे। और अगर आप इसके बाद में किसी सैटेलाइट को यहां पर लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो इस आर को आप रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h भी कह सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप मुझे बताओगे, थोड़ा सा समझ के बताना। मैं समझना चाहता हूं कि क्या आपको समझ में आया, नहीं आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मेरी बात समझिएगा इस फॉर्मूले से, हमने कि एक उपग्रह कितने वेग से किसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। मान लो कि हमने एक ए नाम का उपग्रह छोड़ा अर्थ के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ ए नाम का उपग्रह छोड़ा, तो उपग्रह का वजन कितना था, ma। धरती का वजन कितना है, me। धरती इस उपग्रह ए पर कोई फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अपने आप को बनाए रखने के लिए ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों बल बराबर हो जाएंगे तभी तो ये घूम पाएगा। जब ये घूम पाएगा तो इसलिए मैंने कहा था कि ए माने मान लो हमारे सैटेलाइट का वजन v0²/r, ये होता है बाहर की तरफ लगने वाला बल। अंदर की तरफ जो लगाएगी पृथ्वी वो हो जाएगा सैटेलाइट का वजन, अर्थ का वजन, मास मतलब द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कि कितनी दूर है हमसे सैटेलाइट। अब ये दोनों आपस में कट गए, एक आर से एक आर कट गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। अब यहां पर देखो, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय वेग है, क्या उसके सामने फॉर्मूला में कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान नाम की कोई चीज आई है? उपग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ सैटेलाइट। क्या कह रहा हूं मैं कि क्या कहीं भी कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी में किसी भी उपग्रह के द्रव्यमान जैसी कोई चीज है? नहीं। यहां पर क्या है, धरती का वजन, यहां पर क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहां पर क्या है कि वो कितनी दूर है, सेंटर ऑफ अर्थ से
पृथ्वी के सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूर है, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह कितनी दूर है। तो इसको मैं एक अक्षर में कहना चाहूंगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जो कक्षीय वेग होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ सैटेलाइट के, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं। आप लोग भी इसको लिख लीजिए, निर्भर नहीं। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहां पे स्टार बना के लिख लो इसे, ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। लिख लीजिए इसे, ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। दूसरी बात, अब देखो ये आर है, आर मतलब जितना इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपने पहले इसको 800 किलोमीटर पे लगा रखा था तो आर की वैल्यू कम थी, अगर नीचे वाली वैल्यू कम होती है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब जो पिंड ग्रह के आसपास गति करते हैं, जो उपग्रह किसी भी ग्रह के आसपास होते हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो दूर होते हैं, अगर कोई दूर है, अगर मान लो इसकी हाइट ज्यादा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम, और अगर हाइट कम है तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर कोई पास में तो वो तेज तेज घूमता है, अगर दूर है तो वो आराम आराम से घूमता है। इस फॉर्मूले से देख लो, इसलिए फॉर्मूला लिखवाया था कि नीचे की वैल्यू, क्योंकि वी नॉट किसके हो गया, 1/√r, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो इसका मतलब उपग्रह जितनी दूर, उपग्रह जितनी दूर उतना कम ऑर्बिटल वेलोसिटी, उतना कम कक्षीय वेग, उतना कम कक्षीय वेग, या उतनी ही लेस ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां तक कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ। पूरा समझना इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता बेटा, इससे ज्यादा क्या से इसको, चलो नहीं समझ में आ रहा, दूसरे तरीके से लेते हैं, समझो। एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है बच्चे, शाबाश। अरे आप लोग पढ़ भी रहे हो, समझ में आ रहे हैं कि आपस में बात ही कर रहे हो आप लोग। यहां हमारा जी निकल गया समझाते समझाते चीजों को। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि दो उपग्रह, एक ए, ठीक है, एक ए उपग्रह है और एक बी सैटेलाइट है। समझिएगा, इसका मास 500 kg है, बी का मास 1100 kg है, ठीक है, 1000 kg है। समझ रहे हैं? इसकी ऊंचाई 800 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ए नाम का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, 800 किलोमीटर, और इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 800 किलोमीटर। समझ रहे हो? चलो अब क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन है कि देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी, देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग होगा, कक्षीय वेग होगा ए समान बी, ए का ज्यादा होगा, कक्षीय वेग किसका ज्यादा होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी सी, बी का ज्यादा होगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, सेम, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, इंग्लिश वालों के लिए, और डी नोटा, इनमें से कोई नहीं। अब समझ के बताओगे आप। शाबाश। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सुबह सुबह बच्चे लाइव इतना क्यों नहीं आते, क्या हो रहा है ये कि 2000 पे ही रह जा रही है। शुरुआत में तो 2800 900 आ जाते थे। समझ में नहीं आ रही क्या चीजें?
देखो बच्चा, एक तो बात सिंपल सी है कि अगर आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप इनको बार बार नहीं करोगे, 30 नंबर की साइंस है, फंस जाओगे, पछताओगे फिर। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सिर्फ किस पे निर्भर करती है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा समान होती है, मास ऑफ अर्थ या जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं अपॉन आर की रेडियस कितना है। अब देखो भाई, इनका दोनों का रेडियस तो बराबर है, ये भी 800 किलोमीटर पे है, ये भी 800 किलोमीटर पे है। लेकिन अब बात आती है, मैंने पहले बताया था कि अगर दोनों सेम ऊंचाई पर हैं तो मास के द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे। द्रव्यमान से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है, मास ऑफ सैटेलाइट की बात नहीं हो रही। तो एक ऊंचाई पर दोनों उपग्रह, अगर ये भी 800, ए भी 800 किलोमीटर पे है, बी भी 800 किलोमीटर पे है, तो ये दोनों एक वेलोसिटी से चारों तरफ उसके घूमेंगे। इनकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, मास के इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है? चलिए सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड आ जाता है उपग्रह का परिक्रमण काल। यह भी पूछ लेता है, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। समझिएगा चीजों को। उपग्रह का अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और लाइक शेयर करना मत भूला कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ये मेरे लिए परेशानी हो जाती है बहुत ज्यादा, मुझसे नहीं फिर हो पाता चीजें। समझ रहे हैं आप? अब आगे बात करते हैं। अब देखो टाइम पीरियड जो होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे, लंबा पड़ जाएगा, इसके बारे में 2-3 चीजें कर लो कि जो टाइम पीरियड होता है, परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल, इसको एक बार चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होता है T = 2 पाई RE + H 3/2 RE √G। तो देखो इसमें भी उसके द्रव्यमान की बात नहीं की जा रही है, ये भी क्या हो रहा है, हाइट की भी, इसमें भी क्या आ रहा है, हाइट आ रही है, नहीं आ रही है। तो टाइम पीरियड का भी परिक्रमण काल भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, मतलब मास इंडिपेंडेंट। इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा या कितने वजन का उपग्रह है। दूसरी बात, जितनी ऊंचाई ज्यादा या जितना दूर होगा, जितना दूर बराबर परिक्रमण काल भी उतना ज्यादा, परिक्रमण काल भी उतना ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा उपग्रह दूर होगा, मोर हाइट मोर टाइम पीरियड, घूमने में उसको क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। वही बात आ जाती है भाई, अगर दोनों 800 किलोमीटर पे हैं तो उन्हें घूमने में भी क्या लगेगा, बराबर समय लगेगा। लेकिन एक 36,000 किलोमीटर पे है और एक 800 किलोमीटर पे है, मान लो ए 800 किलोमीटर पे है, बी 36,000 किलोमीटर पे, तो जो पास होगा उसको घूमने में कम समय लगेगा। मैं आपको बताया भी था कि जितनी भी हाइट होती है, चलो इस पे क्वेश्चन करो, अब बताओ इसमें, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अभी पढ़ा हुआ था कि टाइम पीरियड द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ हाइट पर निर्भर करता है, कौन सी चीज कितनी दूर या कितनी पास है। अभी आपने देखा था पोलर सैटेलाइट पढ़ा था हमने, और जियो स्टेशनरी भूस्थाई और ध्रुवीय सैटेलाइट उपग्रह पढ़े थे। तो आपने जाना था कि इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 800 किलोमीटर होती है, इसलिए इनको क्या लगता था, 84 मिनट के करीब में ये धरती का चक्कर काट लेते थे। लेकिन
जो जियो स्टेशनरी होते थे वो 36,000 किलोमीटर पे होते थे, इसीलिए उनको 24 घंटे लग जाते थे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई पे। जितनी ज्यादा उतना समय ज्यादा, जितनी कम घूमने में लगने वाला उतना समय कम। इसी तरह देखो, चलो इसको वहां से ले लेते हैं। ये सूर्य है, सन है, सन के चारों तरफ बुध, शुक्र, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सब घूमते हैं। जितना दूर होता जाता है, ये मरकरी पास है, तो इसको सन के चारों तरफ लगाने में 88 डेज लगते हैं। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं? 88। जबकि जो अर्थ है, धरती, उसे कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। और सबसे लास्ट का जो है नेपच्यून, इसे तो 100 से ज्यादा साल लगती हैं, 165 के लगभग, बहुत ज्यादा साल लगती हैं। इसका मतलब जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल, उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो उतना ही बढ़ जाएगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता कि मरकरी पास में होता है। वो किसका कारण है? वो टाइम पीरियड का ही होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी। मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूं दोस्तों, सारे टॉपिक कराएंगे आगे, बस वेट करो। पलायन वेग देखो, ये है हमारी धरती। धरती का मान लो ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अब क्या किया कि आपने किसी चीज को इतनी स्पीड से उछाला, आपने ऊपर की तरफ किसी भी दिशा में किसी चीज को इतनी तेज स्पीड से उछाला कि वो धरती के ग्रेविटेशन फील्ड को पार करती हुई चली गई और कभी वापस नहीं लौटी, कभी वापस नहीं लौटी। समझिएगा बात को। दूसरी चीज समझो, अगर आप अभी किसी चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं ऐसे, तो वो कहां जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है। अगर मान लेते हैं इसी डस्टर को आपने खास स्पीड से ज्यादा, एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा उछाला ऊपर की तरफ, तो ये कभी वापस नहीं आएगा। ये मतलब धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्पेस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो मिनिमम स्पीड ये क्या होती है? मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी, न्यूनतम वेग, न्यूनतम वेग, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट will leave the gravitational field of earth। एक कम से कम ऐसा न्यूनतम वेग, अगर इससे किसी चीज को उछाला जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। पलायन वेग, पलायन वेग, इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना, VE। ई माने पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग ये होता है √2g रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर इसमें g की वैल्यू अभी कितनी है? 9.8 और ये 6.4, 6400 किलोमीटर के करीब आती है ना, तो इसको मीटर में बदल के अगर आप लिखोगे तो वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में रहने दोगे। अगर आप इससे ज्यादा, आपको इससे ज्यादा स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से आपको क्या करना पड़ेगा? या तो इससे या इससे ज्यादा स्पीड से अगर आप किसी चीज को उछालेंगे तो वो कभी लौटकर नहीं आएगी। इस वैल्यू को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपने इस वेलोसिटी, इस वेग से किसी चीज को ऊपर की तरफ उछाला तो वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगी, वो यहां से पलायन कर जाएगी। दूसरी बात, इसी को दूसरे शब्दों में देखें तो मान लो कि किसी उपग्रह की कक्षीय, उपग्रह का कक्षीय वेग या उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल
वेलोसिटी। किसी उपग्रह का कक्षीय वेग v0 है, कितना है v0, अभी हमने निकाला था, तो उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो क्वेश्चन है उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो पलायन कर जाए, वो पलायन कर जाए। पलायन का मतलब समझते हैं, छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर निकल जाए। अभी कक्षा में क्यों है, क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फील्ड, एक ग्रेविटेशन बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रही है। तो अगर आप उसको किसी परसेंटेज से बढ़ा देते हो तो वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। बाय हाउ मच परसेंट शुड द वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी of a satellite be increased to make it escape? A है 31%, B है 41%, C है 51%, D है 50%। क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जा रहा है आपसे। बेटा समझ में नहीं आ रहा, लाइक्स नहीं आ रहे, 2000 लोग देख रहे हो, आप लोगों को नहीं लगता? देखो ये जो क्लास चल रही है साइंस की क्लास, याद रखिएगा, ना तो आपको कोई पढ़ा रहा है और ना ही कोई पढ़ाएगा। और ये बहुत सारे आप लोगों के कहने पे मैं कह रहा हूं, ये मत सोचना मैं गर्व या घमंड में आके कह रहा हूं। पहली बात बेटा, ये एसएससी के आने वाले कोई भी एग्जाम, सीपीओ, सीजीएल बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी, उन सब में काम देंगे। आरआरबी में एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, सिर्फ आप जो कह रहे हैं उस पर चलते रहो, डेली स्पीडी यूनिक जो भी लाके 100 क्वेश्चन खुद से करते रहो, इन्हें अपने आप से रटते रहो। कॉन्सेप्ट मेरे साथ, कॉन्सेप्ट के साथ डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको अब दे रहा हूं मैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा दे रहा हूं, 4-5, 20 क्वेश्चन तो मैं आराम से दे रहा हूं। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? तीसरा, किसी भी एग्जाम में आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। देखो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो भाई मेरे बस की नहीं होता पढ़ाना। हर एक बंदा वादा करेगा कि सर अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हम आपसे वादा करते हैं, शेयर करने में हमें पैसे नहीं मिलते, कहीं सोचो कि मास्टर अमीर हो जाएगा। शाबाश। चलिए बेटा देखो अभी क्या हुआ कि यहां से समझ में आएगा कि जो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में होता है वो ये फॉर्मूला होता है। ये हो गई हमारी कक्षीय चाल, 0 लग गया, O लग गया, ये हो गई हमारा पलायन वेग। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41, लगभग कुछ इतनी होती है ना। तो कितने परसेंटेज बढ़ा दो? 0.41%। कितने से बढ़ा दो? 1 से बढ़ा दो, नहीं बढ़ा दो भाई, पहले 1 थी, अब √2 हो गई तो कितनी होगी? 1.41, तो कितनी बढ़ गई? 41.41। पहले 1 थी, 41 बढ़ गई, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी परसेंटेज? 41%। मींस 41% कि आप अगर किसी की भी ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41% इंक्रीज कर देते हो तो वो पलायन कर जाता है। वो क्या कर जाता है? पलायन कर जाता है, वापस लौट के नहीं आता। अब यहीं पे केपलर के नियम देख लो, सैटेलाइट से जुड़ी हुई चीजें खत्म कर देते हैं। क्या होता है ना, टॉपिक हो जाते हैं बड़े और जल्दबाजी करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं। इनको नोट्स बनाया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, बार बार डेली नहीं कहना पड़े। तो देखो सैटेलाइट के घूमने के कुछ नियम बताए हैं केपलर एक जॉन जोहान्स केपलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ नियम बताए, लॉज बताए ऑफ प्लानेटरी मोशन, कि जो ग्रह की जो ये गति होती है कक्षीय, इसके विषय में। सबसे पहला फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है दोस्तों? लॉ ऑफ
ऑर्बिट। देखो इसका कहना मतलब कक्षीय नियम, कक्षीय नियम ये बताता है कि कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है वो किस में घूमता है, इलिप्टिकल। किस ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। इनका कहना क्या है कि कोई भी उपग्रह सूर्य के चारों तरफ कौन सी कक्षा में घूमता है, इलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार, और सूरज उसके किसी एक फोकस पे रहता है। याद रखिएगा दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा होती है उसके दो फोकस होते हैं, F1 F2, तो इनमें से किसी एक पे सूरज रहता है। सेकंड नियम, द्वितीय नियम जो कहता है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज, क्षेत्रीय वेग, ठीक है, या एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो ये मान लो सन है, ये यहां पे ए है, ये यहां पे बी पॉइंट है, और इतना एरिया कितने समय में कवर किया, T1 समय में। कितना, T1 मान लो 5 सेकंड में। 5 सेकंड में जो ग्रह है वो कहां से कहां गया, ए से बी। अब ये है P से Q, इसमें भी कितना टाइम लग रहा है उसको, 5 सेकंड। तो याद रखिएगा इक्वल समय में इक्वल एरिया। क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रह अगर इक्वल टाइम है 5 सेकंड 5 सेकंड, तो दोनों में इक्वल एरिया कवर करेगा, और अगर इक्वल एरिया कवर करेगा तो जब वो पास आएगा उसका वेग ज्यादा हो जाएगा, उसका वेग ज्यादा। याद रखिएगा जब कोई ग्रह सूर्य के पास आता है, नजदीक आता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब वो दूर होता है, क्या होता है, दूर होता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब वो पास आता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब ग्रह दूर होता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। यह है सेकंड वाला। और तीसरा रह गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। थर्ड, तृतीय नियम, थर्ड लॉ, यह होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ टाइम पीरियड या ऑर्बिट भी कह लो, टाइम पीरियड। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी ग्रह का जो टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब। अब ये क्या होती है कि देखो ए मान लो सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी, सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा उसे। जितना सूर्य से ज्यादा दूर होगा ग्रह को परिक्रमा करने में, रिवॉल्यूशन करने में, उतना ज्यादा ही समय लगेगा। इसमें सेमी मेजर एक्सिस की बात की जा रही है। आप सेमी मेजर कुछ जाने दीजिए, आप इतना कर लीजिए कि ए को क्या मान लो, सूरज से वो कितना दूर है। तो 3 नियम बताए। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, फर्स्ट दे देगा, सेकंड दे देगा, थर्ड दे देगा। इधर फर्स्ट में क्या बताया गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड में क्या बताया गया कि अगर पास है, इफ अ प्लैनेट इज नियर बाय सन देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, और अगर दूर है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरे में क्या बताया गया कि अगर कोई सूरज से दूर है तो उसको घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर पास में है तो उसको घूमने में कम समय लगेगा। फिर से समझ लो, 3 नियम बताए केपलर ने। पहला नियम बताता है कि सूरज के चारों तरफ कोई चीज घूमेगी तो घूमने के लिए जिस रास्ते को फॉलो करेगी, जिस रास्ते पे चलेगी, वो रास्ता होगा इलिप्टिकल। इलिप्टिकल जैसे ये गोल सर्कल, अगर इसको भर दे तो स्फेयर, इसी तरह क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसे दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। सेकंड इन्होंने बताया, पहला नियम, कि अगर ये कोई, यहां पे सन है, यहां पे क्या, सूरज, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कोई ग्रह घूमते घूमते ए से बी पर आ गया, उसको 5 सेकंड लगे,
अब क्या कर रहा है ग्रह, यहां P है यहां Q है, तो अगर ये एरिया मान लो उसने 5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है, समझना कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो यहां भी 5 सेकंड में वो 5 मीटर स्क्वायर ही कवर करेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। अगर 5 सेकंड में यहां पे उसने 5 मीटर स्क्वायर किया है तो यहां भी 5 सेकंड में 5 मीटर स्क्वायर करेगा। इसलिए जब वो पास आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब वो पास आएगा तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब वो दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाएगी। तीसरा कहता है कि किसी को घूमने में T समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है T, जैसे धरती घूमने में कितना समय लेती है 365 डेज, जितना भी टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो चीज, वो ग्रह जो है, वो प्लैनेट जो है सूरज से कितनी दूर है। अगर सूरज से ज्यादा दूर है तो क्या लगेगा, ज्यादा समय, सूरज से कम दूर है तो क्या लगेगा, कम समय। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड नियम। सर कल के और आज के क्वेश्चन लगाइए फटाफट, पहले कल के। अब एक काम करिए आप लोग, आज 3-4 दिन की छुट्टी है ना, यहां तक की सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो लोग फटाफट नोट्स बनाइए, और मींस कहने का है कि अच्छे से अब रिवाइज कर लीजिए, और बुक्स वगैरह 4 दिन में आपका मतलब मोशन तक बेहतर हो जाना चाहिए पूरा। फिर हम इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इन सब चीजों की बात करेंगे। ये बेसिक है फिजिक्स का, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। क्वेश्चन यहां से आएंगे तो जितने भी आप 3-4 चीजों को, एक तो जो मात्रक वगैरह थे, यूनिट्स थी, जस्ट रिवाइज देम केयरफुली। सेकंड, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज हुए हैं, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर वगैरह जो होते हैं ना, बैरोमीटर वगैरह, ये सब उन्हें याद कर लो। तीसरा, मोशन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, इनको अच्छे से 4 दिन में कवर कर लो। 2-3 टेस्ट लिए हैं, उन टेस्ट के क्वेश्चंस देख लो, और जो डेली क्वेश्चन कराता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे। पोएम भी सुनाऊंगा, पहले मेरा काम हो जाए। एक सेकंड सर, नमन सर की क्लास है 10 बजे लाइव। कल आज के क्वेश्चन लगा दो पहले, आप पूरे पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आज के क्वेश्चन लगा देते हैं फटाफट। एक बार इनके सबके आंसर दूंगा, मैं कर रहा हूं कोशिश, कुछ ना कुछ निकालता हूं तरीका। हाँ बेटा, मार्कर में इनके डाल दूंगा, डाल रहा हूं। 11वां 12वां जल्दी जल्दी लगाओ, 13वां लगाओ, ऊपर नीचे कर दो थोड़ा सा, पहले 13वां लगा दो, फिर 14वां लगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें एक बार आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। इसमें मून वगैरह का ही जो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा, मैंने क्वेश्चन कराए भी हैं, 2 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट, अभी सुनाऊंगा, जाना मत। ये बेटा पिछले क्वेश्चन का आगे है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो दिखाई नहीं दे रहा, नीचे क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रिक्शन भी पढ़ाना था, नहीं पढ़ा पाया। चलो कोई नहीं, और तेज तेज चलेंगे। मैं तेज इसलिए नहीं चलना चाहता क्योंकि कुछ चीजें समझ में ना आए तो क्या फायदा। गुड करने दीजिए। चलो, अगर एक व्यक्ति का आभासी भार, क्वेश्चन नंबर 19, चलो क्वेश्चन नंबर 20 और 2 क्वेश्चन और हैं 22। ये कल वाले क्वेश्चन ही आगे बढ़ा दिए मैंने। अब मैं क्वेश्चंस को इसी तरह से देता चलूंगा, मुझे भी याद रहेगा कितने क्वेश्चन दे दिए। तो 10 कल थे, 12 आज दे रहा हूं, इन्हें फटाफट से कीजिएगा। आए हुए सारे आरआरबी के क्वेश्चन हैं,
कल वाले क्वेश्चन के आंसर भी मैं एक वीडियो शूट करूंगा, देखता हूं आपको, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए अब आपको सुना देता हूं पोएट्री। ये पोएट्री लिखी है होली का गीत। एक बार बताओ बिहार से कितने लोग हैं, भोजपुरी से। ये मैंने क्या सोचा कि हमारे हितेश सर के घर से फोन आया भाभी जी का, उन्होंने कहा कि होली पे आ नहीं रही, तो उन्होंने कहा आ रहा हूं, ठीक है। तो वहीं से ये मतलब पास में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जैसे भाभी और भौजी होती है ना, भौजी समझते हो ना भाभी, तो हम भी भाभी कहते हैं, लेकिन सीख गए भौजी कहना भी। तो उन्हीं के ऊपर जिनकी शादी हो चुकी है भैया लोग की, उनके लिए, जैसे हमारे यहाँ पे तो 3-4 लोग हैं, अपने हितेश सर, हनुमान सर, हमारे बॉस दिनेश सर, तो इन लोगों के लिए होली का मजाक है, मतलब ऐसा मत समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब थोड़ा समझिएगा, अभी से वो मत सोचिएगा। तो क्या है कि जैसे हमारे हितेश सर ने सुना कि अच्छा होली खेलने के लिए बुलाया जा रहा है, खुश हो गए एकदम जबरदस्त, खुश होके बोले कि भैया को सुन, जैसे अब सुनना, भैया को सुनकर चढ़ आया होली का बुखार। अब भैया को मुझ पे ताल नहीं बजेगी तो तुम लोग भी साथ देना। भैया को सुनकर चढ़ आया होली का बुखार, भर पिचकारी सुबह से बैठे बंठन के तैयार रे भैया, बंठन के तैयार। सोचा आज भौजाई से जमकर होली खेलूं, सोचा आज भौजाई से जमकर होली खेलूं, रंग गुलाल फूल पिचकारी हर एक मजे को ले लूं, हर एक मजे को ले लूं। भौजाई ने पहन रखी थी नई चमकीली साड़ी, भौजाई ने पहन रखी थी नई चमकीली साड़ी, भैया ने मार पिचकारी सारी अकड़ निकाली रे भैया, सारी अकड़ निकाली। भौजी को फिर चढ़ आया गुस्सा, जो थी बड़ी सुशील, मतलब अब जैसे भैया ने नई नई साड़ी में पिचकारी मार दी, अब हमारी भौजाई हो गई नाराज। तो भौजी को चढ़ आया गुस्सा, जो थी बड़ी सुशील, हाथ पकड़ जमी पर पटका, भैया चाट गए धूल रे भैया, भैया चाट गए धूल। हुआ घमासान जमकर, हुआ घमासान जमकर, जंग थी आरम पार, हुआ घमासान जमकर, जंग थी आरम पार। लगा लगा के रंग थक गए, यही है होली का त्योहार, यही है होली का त्योहार। होली का त्योहार तुम्हारे लिए हजारों खुशियां लाए, होली का त्योहार तुम्हारे लिए हजारों खुशियां लाए। वाईफाई स्टडी की पूरी टीम से सभी को होली की बधाई। आगे सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी सकुशल सुरक्षित रहें, आप सभी सकुशल सुरक्षित रहें, ना हो कोई घटना। अब ये सुनकर शेयर कर दो, अब ये सुनकर शेयर कर दो, क्योंकि अगली मीट है पटना रे भैया, अगली मीट है पटना। तो अपने आप लिखा है, अच्छी लगे बताना, थोड़ा ताल होती और मजा आता, फिर इसमें बोल देंगे बोलो शारा रारा, ठीक है। तो जबरदस्त है, ठीक है, जगीरा शारा रारा, समझे। पक्का। तो बेटा कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और आपके लिए लेके आ सके अगले दिनों में, जिसमें इन सबके आंसर और आगे की चीजें क्लियर कर दें। दूसरी बात, होली आराम से मनाना, पानी की बर्बादी मत करना, और जाति पाति धर्म का भेद मिटाने की कोशिश करना। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेटा लड़ाई मत करना किसी से और बच के रहना। देखो क्या होता है ना, होली पे लोग आजकल दुश्मनी निकालने लगे हैं, तो कोई आपका उल्टा सीधा नाम लगा दे, चोट लगा दे। तो अभी आपकी बहुत सारी सरकारी नौकरियां आ रही हैं, तो आप सब लोग तैयारी करना, खुशी से होली मनाना। आपके पूरे परिवार, माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, फूफा मौसी, सभी भाई बहनों को अच्छे से होली की शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करो और अपनी लाइफ में एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्ति बनो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली। सभी को होली की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे,
मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।